हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मैं हूं आपका क्वांट एजुकेटर विपिन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, त्योहार आने वाला है। किस त्योहार की बात कर रहे हैं सर? अच्छा, रक्षाबंधन आने वाला है। दोस्तों, मैं उन त्योहारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग के एग्जाम्स के त्योहार की। और ये एक ऐसा त्योहार आएगा कि ये आपको जरा सा भी समय नहीं देगा, जरा सा भी समय नहीं देगा बैठने का। बैक टू बैक ये त्योहार अब स्टार्ट होगा और ये आपके अगले साल जनवरी तक चलता रहेगा। लेकिन इस त्योहार को सर हम अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कैसे कर पाएंगे? इस त्योहार को आप अच्छी तरीके से सेलिब्रेट तभी कर पाओगे जब आपके पास हर एक एग्जाम की प्रॉपर नॉलेज होगी, हर एक एग्जाम का प्रॉपर सफिशिएंट स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि बैंकिंग त्योहार में जो सबसे पहला त्योहार आने वाला है वो है दोस्तों आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन, जो कि आपके इस साल बैंकिंग में जो बड़ा एग्जाम कहा जाता है ग्रामीण बैंक का पहला नोटिफिकेशन होने वाला है। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे मैसेज कर रहे हैं, सर कब तक आएगा नोटिफिकेशन, कब तक आएगा, कब तक आएगा। बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। नोटिफिकेशन के साथ साथ बात करेंगे कि अब कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो मुझे आपको देनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अब आपको नहीं करनी है। इन सारे मुद्दों पर भी दोस्तों क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आने वाला है, तो मेरी इस बात को अपने कॉपी पे या फिर पेपर पेन के साथ नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए दोस्तों, मिनिमम 10 डेज, मिनिमम 10 डेज एंड मैक्सिमम 15 डेज। 10 से 15 दिन में ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 10 से 15 दिनों में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। वो चाहे आपका लास्ट मई में हो या फिर वो आपका 1 जून में हो। ये बात नोट करके रख लीजिएगा। तो ये जो आपके मन में का एक डाउट है, एक संशय है कि सर कब तक आखिर नोटिफिकेशन आएगा, तो मेरे प्यारे भैया या तो लास्ट मई में या फिर 1 जून तक डेफिनेटली आपका नोटिफिकेशन आ जाना है। अब नोटिफिकेशन आते ही पता है क्या है, अभी के हालात ये हैं दोस्तों, अभी के हालात ये हैं कि 100 में से केवल 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने टारगेट के पीछे जी जान से लगे हुए हैं। बाकी के 90% दोस्तों सो रहे हैं। ये सो रहे हैं। ये कब जगेंगे? ये जगेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। पराजय जो है वो आपकी संभव है। अगर आप इस इंतजार में अभी तक बैठे थे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे, तब हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो भाई साहब आपको बहुत देर हो चुकी है। अब आप बाकी दुनिया से बहुत पीछे जा चुके हो। और यही वजह है दोस्तों कि बैंक एग्जाम में हर साल जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं ऑन एन एवरेज 10 से 15% का ही सिलेक्शन हो पाता है। 10% भी बहुत ज्यादा मैंने कह दिया, 10% भी मैंने ज्यादा कह दिया। तो सोते हो तो सोते रहो, फिर जगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बात थी दोस्तों कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अब जो मेन मुद्दे पर मुझे बात करनी है दोस्तों, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि इस अंतिम समय में अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा। देखो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। अब अगर आप ये सोचो कि आप सिलेबस को कवर कर पाओगे, कहां से? इनिशियल स्टेज से। नॉट पॉसिबल। मैं बात कर रहा हूं आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम को लेके। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हो और आरआरबी पीओ क्लर्क जो इस 2024 का एग्जाम है आप एकदम जीरो हो और आप इसका पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, इतनी क्षमता, इतनी धैर्यशीलता आपके अंदर नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो सिलेबस तो आप कवर कर नहीं सकते कि नहीं सर हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, हम एकदम जीरो हैं, आज ही हमने बैंक एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट किया है। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा।
अब जो है वो मौका किसके लिए है दोस्तों? जो मौका है वो आखिर किसके लिए है? मौका दोस्तों उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पिछले 4 से 6 महीनों से लगातार लगे हुए हैं। मौका उनके लिए बेहतर है। मैं पिछले 4 से 6 महीने कह लूं या पिछले 1 से 2 साल भी अगर कह लूं तो बुरा नहीं होगा। कई सारे रिपीटर्स भी हमारे साथ ऐसे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से। मौका इनके लिए बेहतर है। अब आपको इस अंतिम समय में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की डेट में आपको फॉलो करना है, आज की डेट में आपको करना चाहिए, वो पॉइंट ये है, अगर आपने किसी भी टॉपिक को उठाया है, किसी भी टॉपिक को अगर आपने पिक किया है, तो जिस टॉपिक को आपने पिक किया है उस टॉपिक को दोस्तों पूरा का पूरा 100% खत्म करिएगा, पूरा का पूरा 100% कवर करिएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हो, कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो, उसको कभी भी नेक्स्ट या फिर कह सकते हो फ्यूचर के लिए मत छोड़ना दोस्तों। क्योंकि हमारी एक आदत होती है, आज मान लो मेरे को डीआई में दिक्कत है और मैं डीआई कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, किस पे काम कर रहा हूं? स्कैटर पे। स्कैटर की एक डीआई लगाई, उसके बाद मैंने क्या कहा, यार एक काम करता हूं, आगे कर लूंगा, छोड़ो इसको। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी टॉपिक रिवीजन के लिए पिक करना, या अगर आप रिवाइज नहीं भी कर रहे हो तो बहुत ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनका 100% तो नहीं लेकिन हां 70% सिलेबस कवर है। अगर आपका 70% सिलेबस भी कवर है ना, तब भी आपके लिए सुनहरा मौका है, आप बाकी के सिलेबस पे काम कर सकते। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो रिवीजन कर रहे हो, देखो रिवीजन दोस्तों 2 तरीके से होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिवीजन होता है 2 तरीकों से, एक होता है दोस्तों टॉपिक वाइज, एक होता है टॉपिक वाइज और एक होता है मिक्स्ड फॉर्म में, एक होता है मिक्स्ड फॉर्म में। बहुत एस्पिरेंट कहते हैं सर कौन सा बेस्ट है, मिक्स्ड रिवीजन करना चाहिए या टॉपिक वाइज करना चाहिए? मेरे हिसाब से बोथ, ये भी और ये भी, दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग इंपॉर्टेंस है। टॉपिक वाइज रिवीजन जो है वो आपको इंडिविजुअल टॉपिक की मजबूती के बारे में बताएगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका कितना स्ट्रांग है, और मिक्स्ड फॉर्मेट में जो आप प्रैक्टिस करोगे, मिक्स्ड फॉर्मेट आपके ओवरऑल एग्जाम की तैयारी क्या है ये सिखाएगा। तो अपनी अपनी जगह दो की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी टॉपिक पिक करना दोस्तों पूरा खत्म करना, फ्यूचर के लिए अब कुछ मत छोड़ना कि आज नहीं इसको हम कल कवर कर लेंगे, ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं अभी से आपको वार्न कर देता हूं। दूसरी सबसे खास बात है कि प्रीलिम्स पे केवल फोकस मत करना, प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर चलो, प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर चलो। अगर आप इस चीज के भरोसे चल रहे हो दोस्तों कि आज मैं केवल प्री पे फोकस कर लेता हूं, मेरा जब प्री एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद जो समय मेरे पास बचेगा मैं उतने टाइम में मेंस कर लूंगा, भाई साहब बहुत एग्जाम दिया है, बहुत अनुभव है, बार बार इस बात को कहता हूं, नहीं हो पाता है, कतई नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। केवल मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं देखता हूं आज के एस्पिरेंट की सबसे बड़ी लापरवाही है सीए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आज के एस्पिरेंट की सबसे बड़ी लापरवाही है, वो पहले से कवर करेंगे नहीं, एग्जाम के बाद उनको चाहिए कैप्सूल कि भाई अब पूरा कैप्सूल मुझे मिल जाए, बस इसी कैप्सूल से रट्टा मार के एग्जाम दे आएंगे। एग्जाम देने पहुंचे, स्कोर नहीं आया, 5 से 6 नंबर में रह गए, 40 में से 5 से 6 नंबर में रह गए, पता लगा सेक्शनल कट ऑफ तक नहीं निकली। जबकि आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है, ये जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है दोस्तों, ये आपके ओवरऑल स्कोर में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यार आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो जब आप एक प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो प्री के बाद जब आप मेंस देने पहुंचते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मेंस में सब गधे पहुंचते हैं क्या? नहीं जी, प्री का एग्जाम क्वालिफाई करके अगर आप मेंस तक पहुंचे हो, कुछ तो बात है ना आप में, कुछ तो बात है ना आप में। अब यहां पे मेंस के एग्जाम में दोस्तों जो मैथ और रीजनिंग है ना, मैं आपको बताऊं गिने चुने कैंडिडेट्स को अगर हम छोड़ दें, गिने चुने कैंडिडेट्स को, जैसे इसमें मैं भी आता हूं, गिने चुने कैंडिडेट्स को अगर छोड़ दें तो वो यहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा। वरना मैं आपको बताऊं 90% एस्पिरेंट दोस्तों ऐसे हैं जिनका ऑन एन एवरेज यहां पे स्कोर सबका 1-2 नंबर आगे पीछे ही रहता है।
90% की बात कर रहा हूं। बहुत ही ऐसे मतलब 10% बच्चे हैं जिनका ये सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन बाकी के जो बच्चे 90% है ना, वो ऑन एन एवरेज यहां से क्या करते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे करके ही स्कोर कर पाते हैं। सिलेक्शन पता है कौन दिलाता है? सिलेक्शन ये तो दिलाएगा ही, स्कोरिंग तो है, लेकिन सिलेक्शन में अहम भूमिका जो है वो आपका करंट अफेयर्स निभाएगा, वो आपका हिंदी निभाएगा, या फिर अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट कर रखा है इंग्लिश निभाएगा, या फिर आपका कंप्यूटर। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आपके रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बच्चे हिंदी ऑप्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर की बात करेंगे, ये आपके रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आप इनको रेगुलर बेसिस पे कवर नहीं कर रहे हो, तो इन पे आपको पहले से काम करना पड़ेगा। पहले से अगर आपने यहां काम कर रखा है देन दिस इज टू गुड, लेकिन अगर आपने पहले से काम नहीं कर रखा है देन भाई साहब ये कहीं ना कहीं आपको समस्या में डाल देगा, आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए सही सलाह, उचित सलाह यही है कि इस पे पहले से ही काम करते रहिए, एग्जाम के बाद के भरोसे मत रहिएगा कि इसको तो हम एग्जाम के बाद कवर कर लेंगे, वरना कुछ भी कवर नहीं होने वाला। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, प्री के साथ साथ मेंस को भी साथ लेकर चलिए। अगर अभी आप सो रहे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं केवल प्री कर लेता हूं, मेंस को बाद में कर लेंगे, सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाओगे, सिलेक्शन के पास तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्री के साथ साथ मेंस को भी साथ लेके चलो, प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट पे टाइम दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली मैथ पढ़े जा रहे हैं, खाली रीजनिंग पढ़े जा रहे हैं, केवल करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे हैं। प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को मैनेज करो कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं कि वो मेरे नॉलेज के लिए सफिशिएंट रहे। और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट पे काम करिए, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए। पिछले 3 महीनों में आरआरबी के लिए फाउंडेशन से लेकर हाई लेवल से लेकर मेंस तक कंप्यूटर, हिंदी, सारी की सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई गई। अब आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, हम सारी फैकल्टीज ने अपना जो काम है वो बखूबी निभा दिया। बारी आपकी है, आपने अपने काम को कितनी ईमानदारी से किया ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर। इतना काम तो आपको करना ही करना है। अब एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, जैसे जैसे आपका जो एग्जाम है ये पास आएगा, एग्जाम क्या होगा, पास आएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा एक काम करना, क्या करना, ऑनलाइन क्लास कम कर देना। अरे सर आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, व्यूज कम हो जाएंगे। मुझे व्यूज की चिंता नहीं है, मैं व्यूज के लिए नहीं पढ़ाता हूं, मुझे व्यूज की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि कहीं तुम्हारा ये 2024 बर्बाद ना हो जाए। मुझे व्यूज की चिंता नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, तुम्हें जरूरत पता किस चीज की है, एक तो प्रैक्टिस की, जिससे तुमने जितने भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे माइंड में रहे। दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है नो योर वीकनेस। आपकी कमी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये तभी पता लगेगा जब आप करोगे प्रॉपर प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस जो मैं कह रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस दोस्तों सेल्फ होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस सेल्फ होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस वो नहीं होनी चाहिए कि तुम दिन भर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें ऑनलाइन क्लास बंद कर देना है, लेकिन मुझे पता है कि अभी तुम्हारे दिन भर में 7 से 8 घंटे केवल ऑनलाइन जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन जा रहे हैं। पढ़ते ही रहोगे क्या? अगर तुम एग्जाम के 1 महीने पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तुम मेंस लेवल डीआईएस के तरीके सीख रहे हो, तो तुम भैया बहुत पीछे हो। यहां पे लाखों वैकेंसीज नहीं आती हैं, लिमिटेड वैकेंसीज आती हैं, तो तुम बाकी एस्पिरेंट से बहुत पीछे हो। फिर तुम सपना भूल जाओ आरआरबी का, अगले एग्जाम की इंतजार करो। भाई इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे? आप जनवरी से, आज मई खत्म होने वाला है, आपने क्या किया? अगर आपने जनवरी से मई तक में अपने सिलेबस, अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किए तो फिर आप भूल जाइए, आप दूर हो जाइए। आप क्या कर रहे हो? आप दिन भर में 7 से 8 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास का मतलब यह है केवल और केवल उन्हीं क्लास को करो जहां से तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जहां से तुम्हें कुछ ना कुछ नई बात जानने को मिले, जहां से तुम्हारी जो कमजोरियां हैं वो दूर हो। मैं देखता हूं ऑनलाइन क्लास के चक्कर में टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। आया कोई एजुकेटर 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज के ले आया, खेल रहा है बढ़िया, लो बेटा अगला क्वेश्चन लगाओ, ये लो बेटा अगला क्वेश्चन लगाओ।
तुम उसे में खेल रहे हो साथ में। सोचा है कभी तुमने 1 घंटे में सामने वाला 15 क्वेश्चन कराता है, तुम खुद से बैठ के प्रैक्टिस करोगे 1 घंटे में 30 से 35 क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो कौन ज्यादा बेहतर, ऑनलाइन क्लास या फिर आपका वो जो प्रैक्टिस जो आपने खुद से प्रैक्टिस की है वो ज्यादा बेहतर है? भाई ऑनलाइन क्लास करो, लेकिन हर एक चीज का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए। जिंदगी भर ऑनलाइन क्लासेस ही करते रहोगे, पूरा 8-8 घंटे ऑनलाइन ही बैठे रहोगे। ये चीज मैं पिछले साल भी बच्चों को समझाता था, इस साल भी कह रहा हूं, ऑनलाइन क्लास केवल वो करो जहां से तुम्हें कुछ चीजें सीखने को मिले। तुम्हें लगता है कोई एजुकेटर है जो मेंस के नए नए क्वेश्चंस के पैटर्न तुम्हें नए नए तरीके सिखा रहा है, करो जाके वो क्लास। लेकिन मेंस कहां किसी को पढ़ना है, मेंस तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, पढ़ने जाएंगे तो प्री पढ़ने जाएंगे। तो भाई साहब आपको मेरी यही सलाह है, यही मेरा सजेशन है कि आपका जो आने वाला एग्जाम है, उन आने वाले एग्जाम्स में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। ये सारे पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रख के आगे बढ़ोगे देन डेफिनेटली सक्सेस जो है वो आप अचीव कर पाओगे, वरना जहां हो वहीं के वहीं बने रह जाओगे। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, सीधी बात नो बकवास, जो साफ सुथरी बात है वो आके मैं कह देता हूं, आप सुन लेते हो, करना ना करना आपके हाथ में है। रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी क्वांटिटी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।